तो ऑनरेबल कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस करते हुए ये कहा कि आपको जाकर पीएचडी करना चाहिए। नफरत फैलाने से पहले आपको जाकर इन डेप्थ इन डिटेल एनालिसिस करना चाहिए, जो पीएचडी और एमए करने में ही पॉसिबल है। कोर्ट की ये बात हम सबको बहुत अच्छी लगी, पर एक सवाल उठता है कि क्या हमने कभी ऐसी पढ़ाई की है जिसमें हमने कोई पीएचडी की हो। ताजमहल को अ मॉन्यूमेंट फॉरएवर कहते हैं, यानी रहती दुनिया तक मोहब्बत की इस निशानी को कायम रखना, यह उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। उसे एक्सक्विजिट सिंबल ऑफ इटर्नल लव कहते हैं, यानी मोहब्बत का सबसे उत्कृष्ट निशानियों में से एक उसे कहते हैं। और इसे बनाना इतना आसान नहीं था। शाहजहां ने ही ताजमहल इसलिए बनवाया क्योंकि उस जमाने में इंडिया का जो जीडीपी था वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा था, और इस वजह से वो फ्लॉलेस मार्बल चाहते थे, यानी मरमर, संग ए मरमर, वो पत्थर जिसपे थोड़ा सा भी दाग ना हो। लेकिन अभी हम देखेंगे कुछ अगले 2 मिनटों में कि सिर्फ पत्थर ही नहीं, पूरे आर्किटेक्चरल डिजाइन को यूं बनाया गया है कि दोबारा उसे बनाना ये नामुमकिन है। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो चैलेंज था, जो हादी तेहरानी इस वक्त के सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स में से एक है, वो बताते हैं कि जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि लोकेशन ऑफ द ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर। जब भी आप पानी के करीब एक बहुत विशालकाय भारी भरकम इमारत को बनाते हैं तो वो अपने ही वजन से नम मिट्टी में, गीली मिट्टी में दबने लगती है, क्योंकि ग्राउंड सॉलिड इनफ नहीं होता। लेकिन इसे ठीक करना जरूरी था, क्योंकि शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट्स को जो पहली रिक्वायरमेंट बताई थी वो ये थी कि यमुना ताज के इतने करीब से बहना चाहिए कि जिस दिन चांदनी रात हो उस दिन 2 ताजमहल दिखाई देते हो। एक तो असली ताजमहल, एक उसका अक्स यमुना के पानी में दिखाई देता हो। तो इस पहेली को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उस जमाने में वेल फाउंडेशन बनाया। इस जमाने के आर्किटेक्ट कहते हैं कि इवन उस जमाने के एतबार से ये एक बहुत रिवॉल्यूशनरी आइडिया था। आज दुबई में पाम बीच ऐसी एक पूरी सोसाइटी समुद्र में कार्व की गई है, लेकिन उसका प्रॉब्लम है उस पर बने मकानों से वो अपने ही वेट में धीरे धीरे धंसती जा रही है, और ऐसा माना जाता है कि अगले 8 से 10 सालों में अगर उसे ऊंचा नहीं किया गया तो वो समुद्र के अंदर और बढ़ते सी लेवल की वजह से भी समा जाएगी। लेकिन यहां पर ताजमहल उससे रहती दुनिया तक वहीं रोके रखना था, और उस जमाने के बेस्ट मुगल आर्किटेक्ट्स ने इसका यूं किया कि उन्होंने एक वेल फाउंडेशन थे और उनमें से पानी निकालकर उसमें बोल्डर, चूना मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, इसे उसको सॉलिड फाउंडेशन बेस बनाया गया। और ये सॉलिड फाउंडेशन बेस मास्टर बिल्डर्स, किताबें बिल्डर भी नहीं लिखती उन्हें, पीएचडी की किताबें लिखती है, मास्टर बिल्डर्स ने बनाया था। और इस बेहतरीन फाउंडेशन बेस एक ऐसा मजबूत पहाड़ था जो किसी भी इमारत, या यूं कह ले एक पहाड़ को अगर आप उस पर लाकर रख दे तो वो रहती दुनिया तक उसको अपने ऊपर बरकरार रख सकता था। फिर इन कुओं को आर्चेस से जोड़ा गया और उस पर एक बेस लगाया गया जिस पर ताजमहल आया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि रहती दुनिया तक, ये जो अल्फाज है हमारे लिए सिर्फ अल्फाज है, लेकिन आर्किटेक्ट्स के लिए ये एक चैलेंज था। शाहजहां थोड़ा सा भी ऐब अपने ताजमहल में नहीं चाहते थे, तो पीएचडी की किताबें दूसरी बात कहती है। वो कहती है कि मुगल आर्किटेक्ट्स हैव यूज्ड सम ऑफ द बेस्ट ऑप्टिकल ट्रिक्स ऑफ दैट टाइम। उस जमाने की सबसे बेस्ट ऑप्टिकल ट्रिक्स को उन्होंने यूज किया। हमारे आंखों के अंदर जो पुतलियों की बनावट है, द प्यूपिल्स ऑफ द आई, वो गोल है। इस वजह से किसी भी सीधी चीज को जब हम देखते हैं किसी मेन चेंबर के पास, सीधी चीज को, तो हमारी पुतलियों की गोल बनावट की वजह से वो हल्की सी टेढ़ी नजर आती है, जबकि वो सीधी है और हमें टेढ़ी नजर आती है क्योंकि हमारी आंखों की बनावट स्फेरिकल है। शाहजहां ये ऐप भी नहीं चाहते थे, तो उनके मास्टर आर्किटेक्ट्स ने उनके हुक्म के मुताबिक कुछ किया। उन्होंने सीधी अगर मीनारेट्स बनवाई होती तो वो हल्की सी झुकी हुई नजर आती। उन्होंने हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई मीनारेट्स बनवाई
स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड्स। लेकिन हमारी आंखें गोल हैं तो वो उन्हें थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व देखती है तो हमें वो परफेक्टली अपराइट यानी एकदम सीधी नजर आती है। स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड मिनारेट्स वो हमें परफेक्टली अपराइट या सीधी नजर आती है हमारी आंखों की वजह से। और इसका एक एडेड एडवांटेज भी है, जब अर्थक्वेक आता है तो ये स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड जो दिखने में सीधी है पर स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड, अर्थक्वेक आने के वक्त ये चारों मीनारेट्स 4 डायरेक्शन में गिरेगी, thereby protecting the center body of the ताजमहल। ताजमहल की मेन चेंबर, उसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा। ये चीज जो थी वो आज भी बना पाना इट्स नॉट दैट इजी। इमारतें बनती हैं, बुर्ज अल खलीफा बना है और भी दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, लेकिन ये ऑप्टिकल ट्रिक्स जो ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के परफेक्ट कैलकुलेशन से ही मिलता है, वो अपने जमाने में, उस जमाने में बहुत रिवॉल्यूशनरी था। एक और ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन ऐसा मिलता है, शाहजहां ने अपने आर्किटेक्ट से कहा था कि जब कोई ताजमहल देखने आए और वो मेन एंट्रेंस से जितना उसके करीब आए, ऐसा लगना चाहिए कि ताजमहल छोटा छोटा होता जा रहा है। जितना हम करीब होते जा रहे हैं उतना छोटा छोटा होता जा रहा है। और जैसे ही वो वापस चले, ताजमहल बड़ा बड़ा होकर उसके दिल में समाना चाहिए। तो इसे गाइड्स, जो उस जमाने के अच्छे गाइड्स थे, आजकल के गाइड्स किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पास वो सब इतने विट्रॉलिक, इतनी विशियस, इतनी जहरीली बातें करते हैं कि कई लोगों ने मुझे कंप्लेन की है और मैंने ये बात कुतुब कॉम्प्लेक्स मेहरौली में देखी है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ वहां लेजर कर देंगे तो आप सिवाय नफरत के कुछ कंफर्ट अपने दिल में लेकर नहीं लौटते। तो पीएचडी की किताबें ये बताती हैं कि इतना परफेक्ट कैलकुलेशन था और दरवाजे का साइज ऐसा बनाया गया मेन एंट्रेंस का कि जैसे जैसे आप मॉन्यूमेंट के दरवाजे के करीब जाते हैं, दरवाजा ऐसा आपकी आंखों में बड़ा होता है कि आपको महसूस होता है मानो ताजमहल छोटा होता जा रहा है। अगर ये बात मैंने नहीं बताई और आप सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ ताजमहल पे कंसंट्रेट करें तो ऐसा लगेगा वो छोटा छोटा होता जा रहा है, और जब आप वापस मुड़कर वापस जाएं तो वो बड़ा 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 होते हुए ऐसा लगेगा कि आपके दिल में समा जा रहा है। तो जमाने के गाइड्स कहते थे दैट व्हेन यू लीव यू कैरी द ताज इन योर हार्ट। अपने दिल में ताजमहल समा कर आप ले जाते हैं। इसीलिए लर्नेड जज ने कहा कि आपको पीएचडी करना चाहिए, आपको स्कॉलर बनना चाहिए, क्योंकि स्कॉलरशिप और ये पीएचडी ये किसी भी अनपढ़ गाइड और स्ट्रगलिंग पॉलिटिशियंस इनके बस की बात नहीं होती। जो पढ़ा लिखा दिल और दिमाग होता है उसमें नफरत की जगह सिर्फ मोहब्बत होती है। एक और मैं आपको खूबसूरत चीज बताता हूं जो आप बिल्कुल समझेंगे तो आपको मजा आएगा, और वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में इस ताजमहल को कैसे पढ़ाया जाता है। तो यूनिवर्सिटी वियना के प्रोफेसर एब्बा कोच, ये आर्ट हिस्टोरियन है, उनका वीडियो देखिए आप। वो क्या कहती हैं कि ताजमहल को एक रेक्टेंगल में बनाया गया था और इस रेक्टेंगल को 2 स्क्वायर्स में डिवाइड किया गया। शाहजहां ने एक स्क्वायर पर पूरा मार्केट बसवाया था और दूसरे स्क्वायर पर यमुना के किनारे इस ताजमहल को इसके बाद आने वाली जिंदगी की निशानी के रूप में बसाया था। तो इस तरफ भीड़ भाड़ वाला मार्केट है जो इस दुनिया की याद हमको दिलाता है, फिर एक छोटा सा स्क्वायर है जिसे पार करने पर उस तरफ एक गेट है। और शाहजहां ये चाहते थे कि जब भी कोई इंसान मार्केट से थक कर, इस दुनिया से थक कर जाने की तरह वो मार्केट से जाए तो आने वाली दुनिया और आखिरत कोई एक झलक अपने दिल में बसा कर जाए। अगर पूरे रेक्टेंगल को आप कंसीडर करेंगे तो प्रोफेसर अब्बा कोच कहती हैं कि पूरा रेक्टेंगल दिस रिप्रेजेंट्स, इट्स अ परफेक्ट सिंबल ऑफ दिस लाइफ एंड द आफ्टर लाइफ, द लाइफ विच इज अबाउट टू कम। ताजमहल, उनके नोट्स को आपको पढ़ना चाहिए। वो कहती हैं कि ताजमहल इज द आर्किटेक्चरल एम्बॉडीमेंट ऑफ दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। ये सिर्फ हमें ग्राउंड प्लान में देखने को मिल जाता है, that it is something which is a balance between the two lives, और इसे इस तरह बनाया गया था। एक और मैथमेटिकल मिरेकल है जो उस जमाने के एतबार से बहुत आगे था,
वो भी आपको ताजमहल में देखने को मिलता है, और वो ये है कि इसका जो गुंबद है और उस गुंबद का स्ट्रेस कैलकुलेशन, इसके गुंबद को कर्व बनाया गया है। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन उस जमाने में पत्थरों की लेयर बाय लेयर बाय लेयर, उसे एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर चूना मिट्टी की मदद से ऐसे चढ़ाई गई कि हर लेयर अपना सारा वजन नीचे की लेयर पे ट्रांसफर करती है, जो कि सीधी बनाने में कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन कर्व जब आप गुंबद बनाएंगे विथ अ स्टिफल नेक, गर्दन की तरह कर्व बनाएंगे, तो इट रिक्वायर्स अ परफेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन। और 40 फीट से बड़ा ये गुंबद उस जमाने के परफेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेशन को, उस जमाने के मैथमेटिकल मिरेकल को बताता है। इट इज स्टिल एडमायर्ड बाय इंजीनियर्स, और आज 350 से 400 साल से ये एक्सप्रेशन ऑफ आर्किटेक्चर वहीं खड़ा है, जब तक उस पर नफरती हमले नहीं हुए। इनका दिल इतना खुला था और सारी दुनिया में इंडिया के व्यापार का बोलबाला था। एंगुस मेडिसन कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी मुगल जमाने में इंडिया का था, और उसे आज तक कोई सरपास नहीं कर पाया। इवन चाइना का जीडीपी आज इतना ज्यादा है, पर वो 24.65% नहीं है, जो एंगुस मेडिसन द डच हिस्टोरियन ने अपनी किताब में लिखा है। तो वो सारी दुनिया से पैकेज बढ़वाकर टैलेंट को अट्रैक्ट करते। तो ऐसे ही टैलेंट इटली से आता, और वो अपने साथ संगमरमर, फ्लॉलेस मार्बल, जिसमें कोई इंप्योरिटी का दाग ना हो, ऐसे मार्बल पर नक्काशी करवाते, जिसे इटली में पेट्रा ड्यूरा कहते हैं। और ये पेट्रा ड्यूरा जो इटालियन वे है ऑफ कार्विंग ऑन द मार्बल्स, मुगल्स के इंजीनियर्स ने ऐसे सीखा, हिंदू और मुस्लिम संतराश ने उस जमाने में से ऐसे सीखा कि इटली के लोग उसे सीखने इंडिया आते हैं, और इसे पेट्रा ड्यूरा का सबक हिंद कहते हैं। इस कदर चीजों को समेट कर ताजमहल बना है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं ताजमहल में, जो आपके दिल में सच में इस मोहब्बत की निशानी को हमेशा के लिए अमर कर देगी। शाहजहां की जब फेवरेट वाइफ मुमताज महल, उनका इंतकाल हुआ, जब वो इस दुनिया से चल बसी, तो आपको हिस्ट्री के बुक्स में मिल जाता है कि उन्होंने 8 दिन तक रोजा रखा, वो कुछ खाए पिए नहीं। रोजा यानी उपवास होता है। 2 साल तक उन्होंने म्यूजिक भी नहीं सुनी। शहंशाह होने के बावजूद अब उन्होंने ज्वेलरी पहनना छोड़ दिया, वो परफ्यूम तक का यूज नहीं करते। और हिस्टोरियन कहते हैं कि अपने मोहब्बत के विलाप में अचानक उनकी दाढ़ी और बाल सफेद हो गए, और उन पर उनकी मौत का बहुत डीप इंपैक्ट हुआ। इससे पहले कि वो और सदमे में जाते, उन्हें उस सदमे से निकालने के लिए 2 साल तक लोग सोचते रहे, तरह तरह की तरकीबें। फिर एक आई कि मुमताज महल ने अपनी जिंदगी में उनसे एक वादा लिया था, और वो वादा ये था कि आप मेरे लिए एक ऐसा मसोलियम बनवाएंगे जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा। अब इस प्रोजेक्ट की बदौलत ना सिर्फ वो सदमे से बाहर निकल कर आए, बल्कि अपनी बची हुई जिंदगी उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए उसे मकसद बना लिया। और उन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनानी थी। उस जमाने तक दुनिया के सबसे खूबसूरत मकबरे और मॉन्यूमेंट्स कहीं और नहीं, इंडिया में ही थे। तो अब वो एक ऐसी बेमिसाल बिल्डिंग कैसे बनाते जो आज तक कोई नहीं बना सका। तो आपने वो गाइड्स 2 रुपया ज्यादा कमाने के लिए आपने कहानियां सुनी होंगी कि आर्किटेक्ट का हाथ कटवा दिया और उसने सपने में देखा। ये सब बिल्कुल बेफिजूल बिला वजह की बातें हैं, इसीलिए पढ़ना चाहिए। जो कौमें नहीं पढ़ती उनकी पिटाई भी होती है, उन पर इल्जाम भी लगते हैं। तो शाहजहां के प्रीडिसेसर्स, उनके पूर्वजों ने कुछ बेहद खूबसूरत इमारतें वो अपने पीछे छोड़ गए थे, और वो अपने जमाने की दुनिया की सबसे अच्छी इमारतें थी। मैं कैम्ब्रिज शॉर्टर हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक लाइन आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि ताजमहल कंबाइंस द वेरी बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ मेमोरियल्स टू शाहजहां फोरफादर्स। शाहजहां के फोरफादर्स के मेमोरियल्स के वेरी बेस्ट एलिमेंट्स को कंबाइन करके, वो कोई ख्वाब में नहीं दिखाता, ना किसी आर्किटेक्ट का हाथ कटाता, वो अपने अंदर चुपचाप अपने से पहले आई हर खूबसूरत चीज को समेटे हुए। तो सबसे पहले उन्होंने अपने फादर जहांगीर के शहादरा लाहौर
वहां पे जो उनका मसोलियम और उनका टॉम्ब है, वहां से 4 मीनारेट्स लिए और अपने ग्रेट ग्रैंड फादर हुमायूं के टॉम्ब से, हुमायूं का मकबरा बहुत मशहूर है, आप दिल्ली में आके देखिए, लाल मिट्टी का ताजमहल कहते हैं, अपने ग्रेट ग्रैंड फादर हुमायूं के टॉम्ब से उन्होंने 4 कॉर्नर्स लिए और अपने ग्रैंड फादर अकबर, उनके सिकंदरा वाले टॉम्ब जो आगरा के पास है, उसके सदर्न गेटवे से फ्रंट फेस लिया। तो 4 कोने हुमायूं टॉम्ब से, फ्रंट फेसेस अकबर के यहां से, 4 मीनारेट जिसको उन्होंने ऐसे टेढ़ा बनवाया था, स्लाइटली लीनिंग आउटवर्ड, वो जहांगीर के शाहदरा वाले टॉम्ब से, और जो इसका गुंबद था वो गुंबद उन्होंने अपने फेमस एंसेस्टर इन सेंट्रल एशिया तैमूर लंग उनके गुंबद से लिया। अब आपको इस लाइन को सुनना चाहिए, लिखने वाले ने क्या लिखा है कि डिफरेंट मॉडल्स यूनाइटेड इन परफेक्ट हार्मनी एंड नो अदर मसोलियम कैन कम क्लोज। क्यों? क्योंकि अपने से पहले आई हर खूबसूरत चीज को अपने अंदर समेटे हुए, सो नो अदर मसोलियम कैन कम क्लोज टू ताजमहल इन स्केल, ब्यूटी एंड ग्रेस। एक लाइन और सुनते जाइए ताकि शायद थोड़ी नफरत आपके दिल में कम हो, वरना आप हैक हो चुके हैं, सोशल मीडिया ने आपको हैक किया हुआ है, आप इंसान नहीं हैं, आपके जज्बात का हर स्पेक्ट्रम मर गया है। दिस मॉन्यूमेंट इज नथिंग लेस देन अ पैराडाइज हियर ऑन अर्थ। कुरान में आए हुए जन्नत के तज़किरे की लाइंस को जमा करके इसकी आउटलाइन को बनाया गया था। दिस मॉन्यूमेंट इज नथिंग लेस देन अ पैराडाइज हियर ऑन अर्थ। कुरान में आए हुए जन्नत के तज़किरे की लाइंस को जमा करके इसके आर्किटेक्चरल पिक्चर को बसाया गया था, और इट्स अ सिंबलिज्म कार्व्ड इन लव एंड मार्बल। इट्स अ हेवनली मेमोरियल, जन्नत का एक मेमोरियल है टू द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप पढ़ते तो आपको समझ में आता कि ये क्या चीज है। इस तरह की पढ़ाई अगर आप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें अपना नाम, अपनी क्लास, और खासकर वो बच्चे जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, और खासकर वो बड़े लोग जो अच्छी किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं, वो हमें नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। हम उन्हें लिंक भेजेंगे जहां पर अच्छी किताबों का अच्छा मटेरियल पढ़कर वो अपनी पढ़ाई को और संवार सके। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए Beliefs.org समीर सदीकी को और करे अपने UPSC PCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।